नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 8, 9, 10 के एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करते हैं और आगे की वीडियो आपको मिले, हमेशा आप अप टू डेट रहें, इसके लिए आप हमारे अपेक्स स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं, अर्थात मानव रोग, उसके लक्षण, उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग पैंडेमिक कोरोना से गुजर रहे हैं, तो ये चैप्टर पढ़ना एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रोग कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं, उनका उपचार कैसे होता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। टॉपिक का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो बीमार का अर्थ जानना जरूरी है। बीमारी किसे कहते हैं, तो बीमारी से पहले हमें स्वास्थ्य जानना जरूरी है, हेल्थ जानना जरूरी है। जब स्वस्थ होते हैं तो वो स्वास्थ्य है, और उस स्वास्थ्य में अगर कहीं कमी आती है तब हम कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं, हमें बीमारी हो गई है। लेकिन स्वस्थ का मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि पूरे विश्व के एक स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उनके अनुसार केवल शरीर में बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। WHO के अनुसार अस्वस्थता अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता और उचित प्रकार से किया जा सके तब हमें क्या कहते हैं, स्वस्थ। इसमें 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण है, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक। ये तीनों हमारे पास संपन्नता है तब हम अपने आप को क्या कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे। शारीरिक मतलब शरीर में कोई कष्ट न हो, कोई बीमारी न हो। मानसिक, मन में कोई सैडनेस, अवसाद या डिप्रेशन, इस तरह की कोई भावना न हो, मन भी अच्छे ढंग से जो है कार्य करता हो। और सामाजिक अर्थात जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारी एक पहचान है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम समाज से कट के अकेले नहीं रह रहे हैं। तो ये 3 संपन्न जब होंगे तब हमें कहा जाएगा कि हम स्वस्थ है, पूर्णतः जो है हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है। WHO 3 इंपॉर्टेंट बिंदु, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता को ही क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात हमारे पास ऐसी क्षमता है तीनों की कि हम उचित ढंग से सभी कार्य को कर सकते हैं। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्या दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमारे अपना व्यक्तिगत जो भी खान पान या सोने जगने और या जो हम जो भी बैड हैबिट रखते हैं, उसके चलते हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ में हमारे अगल बगल जो मोहल्ले में है, पारिवारिक अन्य लोग हैं या मोहल्ले के अन्य लोग हैं, समाज, जिस समाज में हम जुड़े हुए हैं, उनका भी हमारे स्वास्थ्य पर एक इम्पोर्टेंट जो है इम्फैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों तरह से जो है हमें जो है स्वास्थ्य प्रभाव होता है। इसलिए व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ घर, गली, गांव तथा पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि हम स्वस्थ बने रहें। अब स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि स्वस्थ का अर्थ समझ गए कि केवल रोग का होना नहीं, निरोग होना नहीं, उसमें निरोग के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता भी हमारे पास हो, तभी हम कहेंगे कि हम स्वस्थ है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अब स्वस्थ होने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें मुख्य 6 बिंदुओं पर जो है हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, व्यक्तिगत साफ सफाई। व्यक्तिगत साफ सफाई का मतलब प्रतिदिन स्नान करें, बाल एवं नाखून के समय समय पर कटाई करें, खाने से पहले एवं खाने के बाद हाथ को अच्छे तरह से धोएं। उसके बाद घरेलू साफ सफाई, घर में हमेशा साफ सफाई होना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए, अगल बगल जल जमाव नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट का जहाँ स्थान है वहीं पर उसको फेंके, उसका निपटारा करें। स्वच्छ जल
पेयजल है जो पीते हैं जल, वो जल क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रदूषण या कोई भी विषाणु या कीटाणु इस तरह के नहीं होने चाहिए। भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए, और जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण की वायु में भी स्वच्छता होनी जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करें। खेल कूद के समय में, शाम के समय में बच्चे जो है खेल कूद में जरूर जाएं, और नियमित जो है सुबह जगकर जो है व्यायाम करना है, उससे जो हमारे स्वास्थ्य अच्छे बने रहते हैं। समय पर विश्राम करना, अच्छी नींद लेना, क्योंकि काम करते 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 ये नहीं है कि काम केवल करते रहे और समय पर जो हम विश्राम नहीं लेते हैं, नींद नहीं लेते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। कम से कम हमें 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि उस स्थिति में हमारे अंग विशेष रूप से कार्य करते हैं, हमारे इंडोक्राइन्स जितने भी ग्लैंड है वो सक्रिय होते हैं। तो हमें एक अच्छा से है नींद जो है जरूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। दुर्व्यसन से दूर रहना। दुर्व्यसन का अर्थ हुआ कि हमें जो है किसी भी स्मोकिंग हुआ, सिगरेट स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ या टोबैको हुआ, इन सब जितने भी दुर्व्यसन है उससे जो है हम दूर ही रहे, उसको कभी भी हाथ न लगाए, कभी भी उसका उपयोग न करें, तो हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। व्यायाम करना है, नींद लेना है, साफ सफाई पर ध्यान रहना है, और जो है दुर्व्यसन जो भी बैड हैबिट है, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, उसका उपयोग नहीं करना है। तब हम जो है पूरे जीवन क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहने और रोग मुक्त होने में अंतर है। ये WHO पहले ही क्लियरफाई कर दिए हैं कि स्वास्थ्य और स्वस्थ और रोग मुक्त होना। रोग मुक्त होना का मतलब हमारे पास कोई रोग नहीं है, न चेचक है, न टीबी है, अन्य कोई भी मधुमेह, कोई भी रोग नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा हो। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हमारा व्यक्तिगत शारीरिक संपन्नता हो, साथ में मानसिक संपन्नता हो, सब कोई रोग नहीं है, लेकिन मन हमेशा अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, समाज में हमारी कोई कद्र नहीं है, परिवार में हमें लोग पूछ नहीं करते हैं, वैसे स्थिति में भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अर्थात स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दोनों में अंतर है। रोग मुक्त होने का मतलब शरीर में कोई व्याधि या बीमारी नहीं है, लेकिन स्वस्थ के लिए रोग मुक्त के साथ साथ हमें क्या होना जरूरी है कि हमारे व्यक्तिगत शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक संपन्नता हो, तभी हम कहेंगे कि वास्तविक रूप से हम क्या है, स्वस्थ। अब स्वस्थ के साथ साथ अगर रोग हो जाता है तब कहेंगे कि हम स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हो गए। शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो गई, मानसिक रूप से कोई परेशानी हो गई, तो वैसे स्थिति में क्या कहेंगे, हम अस्वस्थ हैं। मतलब अस्वस्थ या रोग, बीमारी उसको कह सकते हैं जब हमारे अंग प्रॉपर रूप से जो है कार्य करना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं सही समय पर, और सही ढंग से हमारे शारीरिक अंग कार्य नहीं कर पाते हैं। वैसे स्थिति में उस स्थिति को क्या कहा जाता है कि वो बीमारी है, रोग है। रोग का अर्थ हुआ कि हमारे अंग जो पहले अच्छे ढंग से काम करते थे, प्रॉपर वे से उस चीज को करते थे, अब उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, तब उस स्थिति को कहा जाता है बीमारी या रोग कहा जाता है। तो रोग होने का और कैसे जानेंगे कि रोग हुआ है, तो रोग के दो चीज से हम समझेंगे कि एक रोग के लक्षण होते हैं और एक रोग के चिन्ह होते हैं। तो रोग के लक्षण और रोग के चिन्ह में अंतर क्या है, तो रोग का लक्षण जिसमें जो हमारे अंग तंत्र क्रिया संरचना में खराबी हो जाती है, जिसके चलते हमारे अंग सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, और इस खराबी और परिवर्तन को लक्षण ही दर्शाते हैं। जैसे किसी को सिर दर्द है और परीक्षा के भय या इसके मस्तिष्क के वर्ण शोध होना, अथवा दर्जनों विभिन्न प्रकार की बीमारियां में क्या हो सकता है, मस्तिष्क में दर्द रहता है, कई तरह के हो सकता है, डर से भी हो सकता है, किसी रोग के कारण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बुखार हो गया, तो बुखार हो गया तो वैसी स्थिति, बुखार तो कई रोगों में होते हैं, टीबी में भी बुखार होगा, एड्स में भी बुखार होगा, टाइफाइड में भी बुखार होगा, मलेरिया में भी बुखार होगा, कोरोना में भी बुखार होगा। तो कई रोगों में एक तरह का सिम्टम आता है, उससे जो हम रोग नहीं पकड़ पाते हैं कि यही रोग होगा।
बुखार आ रहा है तो बुखार एक आपको लक्षण दे रहा है कि शरीर में कोई रोग है। अब कौन सा रोग है ये हम लक्षण से केवल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्षण क्या हुआ कि शरीर के अंगों में खराबी होने से वो अंग सही से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमें कुछ अनुभव होता है और जिसके चलते हमारा शारीरिक जो रूप से कोई परिवर्तन होता है। या तो हो सकता है बुखार लग जाए, या सर में दर्द हो जाए, चक्कर आए, या जो है जी मिचलने लगे, उल्टी जैसा मन होने लगे, तो ये सब क्या कहलाएंगे कि रोग के लक्षण है। उसके बाद रोग के चिन्ह, तो साइन ऑफ डिजीज ये क्या होते हैं, ये रोग के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस रोग को इंगित करते हैं। लक्षण, कई रोगों के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लक्षण से हम रोग को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बस इतना जानते हैं कि रोग है। अब कौन सा रोग है ये लक्षण नहीं बताएगा। कई रोगों के लक्षण एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन चिन्ह ये जो स्पेशल किसी रोग को इंगित करता है। जैसे अगर शरीर के ऊपर जो है दाना आ जाए, तो शरीर के ऊपर अगर दाना आ जाते हैं और उससे पस जो निकलता है तो हम कहते हैं कि चेचक हुआ है, या बड़ी माता छोटी माता जो भी हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो उस स्थिति में हमारे शरीर के ऊपर दाने दाने आ जाते हैं और उस दाने से हम समझ जाते हैं कि क्या है, चेचक हुआ है। तो इससे स्पष्ट हमें चेचक का ज्ञान हो जाता है। रोग का चिन्ह का अर्थ ये हुआ कि स्पष्ट रूप से वो किसी रोग के तरफ इंगित करते हैं। लक्षण का अर्थ हुआ कि कोई ना कोई रोग के कारण जो है शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जबकि चिन्ह जो है स्पष्ट रूप से रोग को ही इंगित करते हैं। इसका हम या तो शरीर के ऊपर कोई परिवर्तन हो, जैसे कंजक्टिवाइटिस में आंख लाल हो जाते हैं, या टीबी है तो जो है ज़्यादा देर तक खांसी रहता है, बलगम में खून आने लगता है, खखार में, तो उस स्थिति में हम समझ जाते हैं कि टीबी है। या फिर जैसे शरीर के ऊपर दाना हो गए हैं तो हम समझ जाते हैं कि चेचक है। तो ये साइन कहलाएंगे, ये चिन्ह कहलाएंगे। और इन चिन्हों के अलावे अन्य जो है कई तरह से जांच करके पैथोलॉजी में हम उस चिन्ह को और वेरीफाई कर लेते हैं कि इस कारण से, इस विषाणु के कारण ये रोग हुआ है। अगर जैसे साल्मोनेला टाइफी है तो इसका मतलब टाइफाइड ही बुखार है। तो पैथोलॉजी में हम चिन्ह को पकड़ पाते हैं, प्रयोगशाला में हम इसे परीक्षण करके हम जान पाते हैं कि हमें कौन सा रोग हुआ है। तो ये चिन्ह होते हैं। चिन्ह विशेष रूप से एक रोग के तरफ इंगित करते हैं, जबकि लक्षण क्या होते हैं, कई रोगों का एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है। अब रोग के प्रकार, तो रोग के कई प्रकार होते हैं। एक हुआ तीव्र या प्रचंड एक्यूट डिजीज। तीव्र या प्रचंड रोग डिजीज उसको कहते हैं कि जो अल्प समय तक आया, बहुत थोड़े समय के लिए आया, और आने के बाद वो अपने आप, या हो सकता है थोड़ा सा जो है दवा खाने के बाद जो है वो रोग क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ऐसे रोग जो अल्प समय के लिए आते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं हमारे शरीर में, उसे तीव्र रोग कहा जाता है। तीव्र मतलब तेजी से हुआ और तेजी से क्या हो गया, दवा खाने के बाद, उसका ट्रीटमेंट करने के, उपचार करने के बाद वो ठीक हो गया। तो वैसे रोग को क्या कहेंगे, तीव्र। या जैसे जो है खांसी जुकाम, कोल्ड फीवर जो है ज़्यादातर जो है ऐसे आ जाता है। फ्लू में जो है कि 2 महीना 3 महीने के बाद जो है नाक से पानी गिरता है, हल्का बुखार आता है, 3-4 दिन तक रहता है, फिर वो या तो दवा लेते हैं या जो है 1 हफ्ते के अंदर स्वतः वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे छोटे अल्प आयु के रोग को क्या कहते हैं, तीव्र रोग कहते हैं। दीर्घकालिक रोग या क्रोनिक डिजीज, दीर्घ का मतलब बहुत लंबे समय, काल समय, ऐसे रोग जो लंबे अवधि तक रहता है, या तो हो सकता है कि हमारे जीवन पर्यंत वो रोग रहे, या जो है 1 साल 2 साल तक जो है वो रोग जो है हमारे शरीर में रहता है। तो वैसे रोगों को क्रोनिक डिजीज कहते हैं, या नहीं तो दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इसमें जैसे जो है उदाहरण के लिए एलिफेंटाइटिस, या जो है फिलपाव, या जो है कैंसर जैसे है, कैंसर जो हो जाता है तो ये जो है दीर्घकालिक है, इसके उपचार में लंबा समय लगता है। अगर जो 3rd स्टेज में पहुंच गया है तो उसको क्योर भी नहीं कर पाते, उपचार भी बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो ऐसे रोग जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। मानव रोग अगर देखेंगे तो इस तरह से जो है 2 तरह भागों में बांटेंगे।
एक जन्म के साथ होता है। जैसे जो है नवजात बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ ही वो रोग जो है उसके शरीर में है। ऐसे रोग जो है जन्मजात रोग कहलाएंगे, जैसे हीमोफीलिया, बड़ा अंधता। ये हो सकता है कि जेनेटिक डिजीज हो, आनुवंशिक रोग हो। इसे जन्मजात रोग को हम क्या कर सकते हैं, आनुवंशिक रोग अर्थात खानदानी रोग। ये हमारे माता पिता से जन्म के समय ही हमको मिला हुआ है, हमारे जीन में, हमारे क्रोमोसोम में या हमारे जो है डीएनए में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिसके चलते जन्म के समय से ही हमको ये रोग प्राप्त हुआ है। तो वैसे रोग को जन्मजात रोग कहते हैं। हीमोफीलिया, जिसमें जो है कट होने पर जो है रक्त, हम लोग का साधारण लोगों का जो है रक्त क्या होता है, जम जाता है और खून का प्रवाह जो है ब्लीडिंग रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से जो ग्रसित है, उनका शरीर कटने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद उनका रक्त थक्का नहीं बनता है वातावरण में, वैसे स्थिति में कंटिन्यू जो है ब्लड जो है लॉस होते रहता है। या वर्ण अंधता, तो वर्ण अंधता जनरल लोगों को पहचान में नहीं आती है, क्योंकि ये सभी रंग ये भी देखते हैं। वर्ण मतलब रंग, अंधता मतलब रंग को बढ़िया से पहचान नहीं कर पाते। लेकिन जब पनट स्क्वायर पर हम जो कई रंगों को एक साथ छोटे छोटे बिंदुओं में रखते हैं, तो वैसी स्थिति में जो वर्ण अंधता से ग्रसित लोग हैं वो रंगों को सही से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्णांधता या हीमोफीलिया ये जन्मजात रोग है। उसके बाद दूसरा होता है जन्म के बाद होने वाले रोग। जन्म के बाद जो होंगे ये उपार्जित कहलाएंगे। एक्वायर्ड डिजीज है, मतलब जन्म के बाद हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल की उम्र में बाद में हो गया वो रोग, तो हमारे माता पिता से नहीं मिले हैं, वो जन्मजात रोग नहीं है। बाद में हमारे शरीर में अंदर वो रोग जो है किसी हो सकता है फैक्टर के चलते या हमारे जो है दिनचर्या के सही न होने के चलते वो रोग जो हमारे शरीर में पैदा हो गए, तो इस तरह को उपार्जित रोग कहते हैं। अब इसमें दो तरह का होगा कि एक बाह्य रोगाणु के चलते किसी न किसी रोगाणु, जैसे जो है या तो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या जो है कृमि हो, उसके चलते किसी न किसी बाह्य रोगाणु के चलते वो हमारे शरीर में बाद में रोग उत्पन्न हुए हैं, तो इसको जो है संक्रामक रोग कहेंगे या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शन के द्वारा हुआ है, जैसे रेबीज है, ये कुत्ता काटने से रेबेडो वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। एड्स है, HIV के चलते, छोटी माता, प्लेग, टीबी, मलेरिया, हैजा, रिंगवर्म, ये सब जो है किसी न किसी रोगाणु के कारण हमारे शरीर में बाद में ये रोग उत्पन्न होते हैं। और एक है कि शरीर के आंतरिक गड़बड़ी किसी रोगाणु के कारण नहीं, इसमें रोगाणु नहीं होंगे, ये असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगा। और नॉन कम्युनिकेबल भी है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ये हमारे शरीर के आंतरिक गड़बड़ी के चलते होता है। अंगों में कुछ जो गड़बड़ी हो जाता है उसके कारण ये रोग होता है। जैसे अंग में कोई दोष हो गया, हृदयाघात हो गया, या फिर जो है दमा हो गया, पोषण की कमी से रतौंधी हो गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, खान पान सही नहीं है, या एनीमिया हो गया आयरन की कमी से, एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, तो ये हमारे शरीर के आंतरिक गड़बड़ी के कारण ये रोग होते हैं। ये नॉन इन्फेक्शियस है, किसी रोगाणु के चलते नहीं होते हैं। अंगों की कार्यशैली प्रभावित हो जाती है, अंगों में दोष हो जाता है, उसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल कंटेजियस डिजीज भी इसको बोला जाता है। कम्युनिकेबल, एक से कम्युनिकेशन दूसरे में ये रोग हो जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव के कारण ये रोग होता है, और वह सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समुदाय में भी फैल जाता है, और इसके कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के लिए रोगाणु का होना जरूरी है, कोई ना कोई रोगाणु उसका कारक है, और वो रोगाणु किसी न किसी या तो जल के द्वारा, हवा के द्वारा, या भोजन के द्वारा, या किसी जो है पशु पक्षी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके चलते हमारे शरीर में रोग होता है। जब हम दूसरे को छूते हैं, खांसते हैं, उसके द्वारा फिर वो रोगाणु दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तो इस तरह से समुदाय में वो फैल जाता है। तो वैसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे क्षय रोग, टीबी है, या कोरोना, अभी कोविड-19 जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरल डिजीज है, जबकि क्षय रोग क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले एक संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये किसी रोगाणु के कारण नहीं होता है,
बाहरी के सूक्ष्म जीव के कारण ये नहीं होता है, बाहरी सूक्ष्म जीव के कारण ये नहीं होता है, ये सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होता है। जबकि ये क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी होने के चलते, आंतरिक गड़बड़ी होती है, उसके चलते असंक्रामक रोग होता है और ये समुदाय में नहीं फैलता है, उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है, क्योंकि उसी के अंगों में आंतरिक जो है कोई ना कोई दोष आया है। जैसे जो है कैंसर, आनुवांशिक असामान्यता के कारण उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, या जो है शरीर ओबेसिटी, मोटापा हो जाना, तो ये सब रोग जो है क्या है, असंक्रामक रोग है। इसी तीसरी कैटेगरी में है आनुवंशिक रोग, जिसे जेनेटिकली डिजीज कहते हैं। आनुवंशिक, आनु माने पीछे, वंश माने खानदान, जो खानदान माता पिता से जो रोग हमें प्राप्त होता है वैसे रोग को आनुवंशिक कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया या बढ़अंधता, जो अभी पीछे डिस्कस किए कि इसमें रक्त जो है जमता नहीं है, कंटिन्यू ब्लड लॉस होता रहता है, जबकि इसमें रंगों की बढ़िया से इन लोगों की पहचान की क्षमता नहीं होती है। तो इस तरह के रोग जो है संक्रामक, असंक्रामक एवं आनुवंशिक रोग जो है के रूप में बांटा गया है। संक्रामक रोग के कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो संक्रामक रोग के कारक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जिसे कवक कहते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं या कुछ कृमि हो सकते हैं। जीवाणु आप समझ रहे हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु वायरस है, प्लाज्मोडियम एक तरह से प्रोटोजोआ है, जैसे प्लाज्मोडियम से जो है मलेरिया होता है। बहुत सारे कृमि होते हैं, टेपवर्म हम लोग के जो है आंत में, पेट में पाए जाते हैं, इससे कई तरह के रोग होते हैं। तो रोग की ये कारक है संक्रामक रोग के। अब जीवाणु से होने वाले रोगों की लिस्ट है, जिसमें टेटनस है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये जीवाणु से होता है। तंत्रिका तंत्र हमारा जो प्रभावित हो जाता है, ब्रेन तक से चला जाता है। हैजा विब्रियो से होता है, आंत में होता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी आंत में होने वाला रोग है। क्षय रोग या टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फेफड़ा में होने वाला रोग है। काली खांसी वर्टेब्रेला के द्वारा श्वसन तंत्र में होने वाला रोग है। प्लेग, पार्सुरेला पेस्टिस से होने वाला लासिका गांठ जो होता है, WBC के गांठ, उसमें ये रोग होता है। डिप्थेरिया कॉलिन बैक्टीरियम के द्वारा श्वसन तंत्र में होने वाला रोग है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जीवाणु के द्वारा श्वसन तंत्र फेफड़ा में होने वाला रोग है। छोटे बच्चों में ज्यादातर ये होता है। कोढ़ जिसे लिप्रोसी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे के द्वारा जो है तंत्रिका एवं त्वचा के ऊपर जो है ये होने वाला रोग है। तो जीवाणु से होने वाले रोग की ये डाटा है, चार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने से आपको जो बार बार ये याद रहेगा कि कौन से जीवाणु से होते हैं। उसी तरह से विषाणु से होने वाले रोग, तो एड्स है, HIV के कारण होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो घट जाती है। रेबीज, रेबेडो वायरस के कारण तंत्रिका CNS में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। डेंगू अरबों के कारण होता है, जिसमें बुखार बहुत तेज होता है। चेचक, वेरियोला के कारण होने वाले शरीर के ऊपर जो त्वचा के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। खसरा, मिजल्स जिसको रुबेला, मोरबोली के कारण शरीर एवं त्वचा के ऊपर दाने। हेपेटाइटिस, हेपेडो वायरस के कारण यकृत में, हमारे लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकॉकी वायरस के कारण होता है, जो हमारे ब्रेन के मेनिंजी झिल्ली को इन्फेक्टेड कर देता है। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, कई तरह के वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा में जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। पोलियो वायरस के कारण ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। छोटी माता, वेरिसेला शरीर के त्वचा पर। कोरोना कोविड-19 के कारण होता है, ये फेफड़ा श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। उसी तरह से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो मलेरिया एक बुखार है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये पाया जाता है मादा एनोफिलिस मच्छर में, उसी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। यह हमारे RBC रेड ब्लड सेल को तोड़ देता है और तिली को प्रभावित करता है। पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसे आंव पड़ना, पेट में जो है आंव पड़ जाता है, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कालाजार, लेशमैनिया डोनावानी के कारण होता है, जिसमें अस्थि मज्जा में इन्फेक्शन होता है। पायरिया जो दांत और मसूड़े में होता है। तो एंट अमीबा जिंजिवालिस के कारण मसूड़ा में होने वाला रोग है। उसी तरह से कवक एवं फंजाई से होने वाला रोग, तो एथलीट फुट जो ट्राइकोफाइटॉन के द्वारा होता है, यह पैर में होता है, पैर मोटा हो जाता है। खाज खुजली
ये भी रिंग वर्म के कारण होने वाला, फंजाई के कारण होने वाला त्वचा पर रोग है, जिसमें जिनाइल हो जाता है, उपवत हो जाता है दांत। ये भी एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होता है, त्वचा पे होने वाला रोग है। तो ये श्रेणी जो है ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ एवं कवक से होने वाले रोगों को आप जो है नोटबुक पर जरूर जो है लिख लीजिएगा। उसके बाद रोग फैलने के साधन, तो रोग कैसे फैलते हैं? तो रोग फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो प्रदूषित जल के द्वारा हो सकता है, भोजन के द्वारा हो सकता है, या जो है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के द्वारा, बूंदक के द्वारा हो सकता है, जिसमें खांसते समय मनुष्य छींकता है तो खांसी के साथ साथ बहुत सारे जो है छोटे छोटे बूंदक ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, और समीप में कोई व्यक्ति हो तो उसके श्वास द्वारा वो ड्रॉपलेट्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसमें रोगाणु होते हैं, जो रोगाणु नए व्यक्ति में जाकर और अवसर मिलने पर उसमें जो अपने को डेवलप करते हैं और रोग को आगे प्रकट करते हैं। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, कोरोना, ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा इस तरह से खांसने पर ये ड्रॉपलेट्स जो है कुछ गिरते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो हवा में रहते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति इसको इनहेल कर लेता है श्वसन के द्वारा तो उसमें ये रोगाणु पहुंच जाते हैं और उसके अंदर रोग फैलाते हैं। या तो कई जो है पशुओं के द्वारा भी, चूहा में कई रोग वाहक होता है, चिड़िया होती है, या फिर जो है मच्छर होते हैं, बैट्स होते हैं, उनमें भी कई प्रकार के रोग जो है वाहक रोगाणु पाए जाते हैं और उनके टच में आने पर ये रोग जो है मनुष्य के अंदर आ जाता है। अब उसके बाद रोग के बारे में पढ़ लिए, रोग के जो कितने प्रकार होते हैं, रोग के में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं। अब उसके उपचार के लिए, रोग के उपचार के लिए हमें दो तरह की दवा की जरूरत होती है। एक दवा होती है लक्षण को कम करने वाली दवा, जैसे जो किसी भी रोग में अगर बुखार है तो बुखार मलेरिया के कारण है तो उस बुखार को कम करने के लिए दवा चलाया जाएगा। उससे मलेरिया खत्म नहीं होगा लेकिन बुखार कम हो जाएगा। दर्द है शरीर में, दर्द को इन्फ्लेमेशन है, कहीं स्वेलिंग है, शरीर जो है वो अंदर जो है अंग जो है इन्फ्लेमेट हो रहा है तो उसको कम करने के लिए दवा चलाया जाता है। तो ये जो है हमारे लक्षण को कम करने वाले दवा अलग से चलाए जाते हैं। इससे हमारे जो भी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको राहत महसूस होती है क्योंकि लक्षण जो है कम हो जाते हैं। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल या दर्द निवारक दवा जो है दस्त कम करने के लिए, उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको कम करने के लिए दवाएं जो है चलाई जाती है। तो इससे लक्षण कम होता है लेकिन इससे रोग जाता नहीं है। रोग को जाने के लिए हमें प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक दवा जो है उसके साथ साथ लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लक्षण कम करने से वो रोगाणु खत्म नहीं होता है, केवल उसका प्रभाव शरीर पे कम हुआ है और हम थोड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए, उस कीटाणु को नष्ट करने के लिए हमें जो है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा जो है उसको लेना अनिवार्य होता है। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवा क्या है? यह औषधि है जो उस सूक्ष्म जीव रोगाणु को, बैक्टीरिया को जो है क्या करता है, नष्ट करता है, जिसके चलते वो शरीर में खत्म हो जाते हैं और वो रोग जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब ये प्रतिजैविक दवा जो है ये ज्यादातर बैक्टीरिया पर, कवक पर काम करते हैं, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटीवायरल में ये कम होता है क्योंकि ये वायरस पे एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता है क्योंकि वायरस क्या है, एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो जैसे ही इस रासायनिक एंटीवायरल दवा हम देते हैं उस स्थिति में वायरस इनएक्टिव मोड में हो जाता है और उस वायरस को वो दवा खत्म नहीं कर पाता है। इसलिए एंटीबैक्टीरियल जितने भी एंटीबायोटिक है वो बहुत सही काम करते हैं। वायरस के खिलाफ एंटीवायरल दवा उतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन को बनाया था और ये एंटीबायोटिक आगे चल के कई टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, अन्य बहुत सारे जो है मार्केट में एंटीबायोटिक दवा उपलब्ध है जो कीटाणु एवं रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। उसके साथ एक हमारे शरीर में होती है प्रतिरोधी क्षमता, रोग लड़ने की क्षमता होती है। ये हमारे शरीर को रोग से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आजकल तो इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा क्षमता के ऊपर ज़्यादा जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
या हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु आता है तो शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम तैयार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है। अगर ये शरीर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में वैक्सीन या टीका के द्वारा हम उस रोगाणु के माइल्ड स्टेज में जो है बहुत छोटी मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। वो टीका कहलाता है। वो रोग पैदा तो नहीं कर सकता है लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में विकसित कर देता है। तो इस थोड़ी सी मात्रा रोगाणु की माइल्ड एवं इनएक्टिव मात्रा जो शरीर में डाला जाता है उसे हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। तो इसका सबसे पहले खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। उन्होंने चेचक, गोचेचक गाय से देखा कि बहुत सारे गोपालक उनके अंदर चेचक नहीं होता है क्योंकि गाय के दूहने या उसके साथ रहने से उनके शरीर में चेचक के बहुत सारे वायरस चले जाते हैं और वो वायरस उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी तैयार कर लेता है उस रोग से लड़ने के लिए। बाद में अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसको लड़ के वो परास्त कर देता है। तो इस तरह से एडवर्ड जेनर ने जो है टीका का आविष्कार किया। टेटनस का टीका है, डिप्थेरिया का है, कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो का ड्रॉप जो है 2 बूंद पीते हैं। तो ये सब जो है वैक्सीन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी कोविड-19 के लिए भी पूरे देश में, पूरे विश्व में कई जो है देश इसका वैक्सीन का इन्वेंट करने में लगे हुए हैं। और जब वैक्सीन आ जाएगा तो हमारे शरीर में वो वैक्सीन डालने पर कोविड-19 वायरस से लड़ने की क्षमता उपस्थित हो जाएगी। और जब भी वो वायरस हमारे शरीर में आएगा तो पहले से हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता मौजूद है। तो वो रोग जो है, वायरस जो है परास्त हो जाएगा और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही कारगर एक रोग रोकने का जो है, रोग को समाप्त करने का सिद्धांत है। अब कुछ रोगों के बारे में पढ़ते हैं। आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जिसे साल्मोनेला टाइफी, आप देखें पीछे सारणी में कि टाइफाइड किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। और यह कैसे पहुंचता है, तो या तो प्रदूषित जल, भोजन, मल, जहाँ खुले में शौच करते हैं और वहां से जो है हमारे शरीर के साथ वो लग जाता है, पानी के साथ या किसी भी रूप से, तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो संक्रमित भोजन, जल के द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंचता है। इसका लक्षण क्या है, तो सिर दर्द, बदन दर्द, भूख में कमी हो जाएगी, सुस्ती हो जाएगी, कमजोरी, थकान महसूस होगी, दस्त होना चालू होगा, सीने के निचले भाग में, पेट के ऊपरी भाग में गुलाबी या लाल रंग के धब्बा, रैशेस दिखना चालू हो जाएगा, बहुत तेज जो है बुखार हो जाएगा, कब्ज हो सकता है, सिर में दर्द और अमाशय में, पेट में, आंत में जो पीड़ा होगी, क्योंकि यह आंत का ही रोग है, आंत्र ज्वर है, आंत का ही फीवर है। अब इसके उपचार के लिए हम विडाल टेस्ट कराते हैं। उस विडाल टेस्ट में अगर टाइफाइड के साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर पाए जाते हैं तो इसका मतलब टाइफाइड है। वैसे स्थिति में जोखिम भरे खाने पीने के चीज़ों से बचे, मतलब तला भुना मसालेदार चीज़ को नहीं खाना है। और आंत्र ज्वर टाइफाइड का टीका जो है लगवाते रहे। ये टाइम टू टाइम जो है टाइफाइड का टीका चलता रहता है, इसका दवा से उपचार है और ये समाप्त हो जाता है। दूसरा रोग है अतिसार या डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है कि बार बार जो है उल्टी एवं दस्त, हमेशा जो है पतला पैखाना के रूप में या कई स्थिति में लगातार जो है उल्टी होते रहता है, जिसके चलते शरीर से पानी के निष्कासन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें लक्षण क्या होगा, तो पेट में दर्द, ऐंठन रहेगा, सूजन रहेगा, बुखार होगा, मल में खून, दस्त, उल्टी लगातार होगा। निर्जलीकरण के कारण जो है शरीर में जल की मात्रा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और वो व्यक्ति सुस्त पड़ जाता है। ये किसके कारण हो सकता है, तो डायरिया विषाणु के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और कवक के कारण, तीनों के कारण, तीनों अलग अलग जो है रूप में जो है ये प्रदूषित जल भोजन से हमारे शरीर में चले आते हैं और उल्टी दस्त लगातार कराते हैं, तो उसके डायरिया हो जाता है। अब इसके रोकथाम उपचार, तो रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, प्रदूषित जल नहीं लेना है, भोजन जो स्वच्छ लेना है, स्वच्छ जल लेना है, ताज़ा भोजन लेना है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना है और रोगी को जल की कमी दूर करने के लिए वायरस का घोल जो है हमेशा जो है टाइम टाइम पर 2-2 घंटे पर उसको जो है नींबू, चीनी, नमक, पानी
का घोल बनाकर उसको हमेशा देते रहेंगे तो उसके शरीर में पानी की मात्रा बरकरार रहेगी और उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो है डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएंगे, ये ठीक हो जाता है। उसके बाद तीसरा रोग है एक्जिमा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी या टीबी भी बोलते हैं। यह ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के चलते होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रामक रोग है, एक से क्योंकि जीवाणु के कारण हो रहा है और दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल जाता है। इसके लक्षण क्या होगा? तो बुखार रहेगा, ठंड लगेगा, रात में पसीना आएगा, भूख नहीं लगेगा, वजन धीरे धीरे कम होता रहेगा, थकान महसूस होगा, महत्वपूर्ण रूप से उंगली के पैरों में सूजन हो जाएगा। और अगर फेफड़े का ये रोग है, ज़्यादातर फेफड़े में भी हो जाता है, गलन टीबी भी होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कफ रहेगा लगातार, जो सर्दी जो है 1 महीने 2 महीने तक रहेगी और कफ में खखार में हो सकता है कि लंग्स के जो है कट के भाग कुछ जो है खून के रूप में वो स्पाइट के रूप में जो है खखार के साथ बाहर निकले। तो इसके लिए रोकथाम के लिए हमें टीका 2011 में एकमात्र उपलब्ध टीका था वैक्सीन बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, जिसे बीसीजी शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीसीजी टीका। टीबी के लिए बीसीजी टीका लगवाना अति आवश्यक है। और बचपन में फैले रोग प्रभावी है। फेफड़ों में टीबी असंगत संरक्षण के प्रदान करती है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य नारा है KNOW, नो टीबी नो टीबी। नो टीबी नो टीबी मतलब टीबी को जानो, टीबी नहीं होगा, इसका मुख्य नारा है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और इसके कई कोर्स आ गए हैं। 6 महीने साल भर के जो है कोर्स दवा लेने से जो ये रोग जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चौथा रोग मलेरिया दुर्वात। यह एक संक्रामक रोग जो है परजीवी प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है, जो फीमेल जो है एनोफिल मच्छर के काटने से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसका परजीवी वाहक कौन है, तो एनोफिलीज है, वो भी मादा एनोफिलीज मच्छर है। उसी के शरीर में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है प्लाज्मोडियम। जब ये काटती है तो उस टाइम में ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, जो हमारे आरबीसी, मुख्य रूप से किसमें, आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर अपने जो जीवन को कंप्लीट करते हैं। वैसी स्थिति में ये आरबीसी को तोड़ते चले जाते हैं, जिसके चलते लक्षण क्या आता है, चक्कर आना, सांस फूलना, नाड़ी की गति तेज हो जाती है। इसके अलावा बुखार रहेगा, सर्दी, शरीर बेचैन रहेगा, जुकाम रहेगा। वैसे अगर जो लंबे समय तक इसका उपचार न किया जाए तो मूर्छा हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसमें लक्षण के बाद हम इसके उपचार अगर समझेंगे तो रोकथाम में हमें क्या, मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर मादा एनोफिल हमारे शरीर को नहीं काटेगी, प्लाज्मोडियम नहीं आएगा तो मलेरिया नहीं होगा। तो हमेशा मच्छरदानी के उपयोग करके या जो मच्छर भगाने वाले कॉइल या क्रीम का उपयोग करें। अगल बगल कूड़ा करकट या जल जमाव न रहे। अगर जल स्थिर है कहीं तो वहां पर जो है कीटनाशक या किरासन तेल का छिड़काव करें ताकि मच्छर उसमें डूबकर मर जाए। मलेरिया संक्रामक का इलाज के लिए कुनैन या आर्टिमिसिनिन जो है ये दवा का उपयोग किया जाता है। कुनैन जो है सिनकोना नामक पौधा के छाल से निकलता है और उसी से कुनैन दवा तैयार होता है, जो मलेरिया में एक कारगर दवा है। आर्टिमिसिनिन जो है ये भी लखनऊ के मेडिकल साइंस के द्वारा इजाद किया हुआ दवा है। ये भी कारगर दवा है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है और व्यक्ति जो है जो मलेरिया से ग्रसित है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद यकृत या हेपेटाइटिस, तो ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। हेपेटो वायरस के द्वारा होने वाला ये रोग है और इसमें हमारे शरीर में ये विषाणु कैसे पहुंचेगा, तो दूषित जल या भोजन के द्वारा या किसी संपर्क में व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस हुआ है उसके संपर्क में आने से ही ये वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। इसका लक्षण होगा फ्लू जैसा, जिससे सर्दी जुकाम रहेगा, किंतु त्वचा और आंखें क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी। साधारण शुरू की स्थिति में
इसे पीलिया या जॉन्डिस के रूप में हम लोग देखते हैं। मूत्र पीला रंग का होगा, नाखून पीला हो जाएगा, आंख पीला हो जाएगा, त्वचा का रंग भी पीला हो जाएगा क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने लगती है। और यह यकृत लीवर का रोग है, यह यकृत लीवर में इन्फेक्शन पैदा करता है। हेपेटाइटिस में बिलिरुबिन को छान नहीं पाता है यकृत, जिसके चलते ये बिलिरुबिन पूरे रक्त के द्वारा शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण जो है पीला जो है हर तरफ दिखता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई कई तरह के होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और बी खतरनाक है। इसके रोकथाम उपचार के लिए स्वच्छ भोजन जल को ग्रहण करें। रोगी को सुपाच्य भोजन, तला भुना मसालेदार भोजन की जरूरत नहीं है, एकदम सुपाच्य भोजन उसको दें। और हेपेटाइटिस का टीका लगाएं, तो उस स्थिति में जो है हेपेटाइटिस से ग्रसित व्यक्ति क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। उसके बाद एड्स, तो ये भी वायरस से होने वाला रोग है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण फैलता है। यह वायरस एक तरह से विषाणु है और यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रसित होने पर उसको ठीक नहीं कर पाता है। यह हमारे मेन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही क्या करता है, नष्ट करता है। इसमें लक्षण क्या होगा, तो हैजा के तरह से जो हमेशा उल्टी दस्त होते रहेगा, थकान महसूस, बुखार, शरीर का वजन घटेगा, सिर में दर्द रहेगा, जी मिचलते रहेगा, भोजन में अरुचि रहेगी। लसिका जो है, जहाँ पर लसिका है, यहाँ पर आर्म पीठ पे, यहाँ पर वो जो है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, वो खुल जाएगा। अब एड्स कैसे जो है हो सकता है व्यक्ति को, क्योंकि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई उपचार नहीं है। अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, 1985-86 से ही रोग जो है मानव जाति में आया हुआ है। शुरू में लोग कहते हैं बंदर से ये वायरस जो है मनुष्य जाति में आया है, और आज तक ये वायरस जो है कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर जो है और ये फैलता है। तो फैलने से अगर रोक लें तो हम एड्स से सुरक्षित रहेंगे। इसका फैलने का कारण क्या है, तो संक्रमित रक्तदान, मतलब किसी व्यक्ति में HIV है और वो रक्त दूसरे में चढ़ाया जाए तो वो HIV जो है उस व्यक्ति में भी चला जाता है। असुरक्षित यौन संबंध, स्त्री और पुरुष जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, या एक पुरुष कई महिला कई पुरुषों के साथ, उस स्थिति में ये रोग फैलने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि 80% जो है रोग एड्स फैलने का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध से। संक्रमित सुई से, अगर कोई डॉक्टर जो है एक व्यक्ति को सुई लगाया है और वही सुई जो है दूसरे व्यक्ति में भी खोस रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर HIV है तो वो ट्रांसफर हो जाता है। या संक्रमित माँ से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को संक्रमित व्यक्ति के रेजर, टूथब्रश आदि के इस्तेमाल करने से एड्स के विषाणु जो है HIV दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। अब एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए इसके रोकथाम करना जरूरी है। उपचार तो अभी नहीं है, तो रोकथाम ही रखना है। तो रोकथाम में जितने इसके कारक है, उस कारक को ही हम क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। मतलब रक्तदान, ब्लड चढ़ाने से पहले उसके क्या करेंगे, जांच करेंगे। ब्लड जांच करने के HIV प्रूव हो तभी उस रक्त को चढ़ाया जाए। असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाएंगे, सहभागी जिससे संक्रमण न हो उसी से यौन संबंध बनाएंगे। या यौन संबंध बनाते समय हम फिजिकल बैरियर, कंट्रासेप्शंस के रूप में भी उपयोग करते हैं, कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करने से जो है HIV का ट्रांसफर नहीं होता है। संक्रमित सुई नहीं, डिस्पोजल सुई का उपयोग करेंगे, यूज एंड थ्रो, एक बार प्रयोग कर दिया गया उसको फेंक देते हैं। अपना पर्सनल क्या होना चाहिए, रेजर होना चाहिए, टूथब्रश होना चाहिए। और जो भी उपचार के समय ऑपरेशन होता है, दूसरे रोगों का सर्जरी होता है, तो उससे पहले वो सारे औजार क्या होने चाहिए, स्टेरिलाइज होने चाहिए। पूर्णतः जो है उनको जो है साफ सुथरा, प्रदूषित रहित करके तब ऑपरेशन के लिए वो औजार का उपयोग करें, तो एड्स नहीं फैल सकता है। रेबीज, अलर्क या जलांतक हाइड्रोफोबिया, जल का आतंक हो जाता है, उसको जो है जल से डर लगने लगता है। तो रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये भी रेबेडो वायरस के चलते होता है
और इसमें जो है सीएनएस सिस्टम हमारा जो है मस्तिष्क का जो है ब्रेन जो है क्या होता है प्रभावित हो जाता है और उसके चलते मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। गर्म रक्त युक्त जानवरों में ही ये पाया जाता है। लक्षण में बुखार होगा, एक्सपोजर के साथ स्तर पर झुनझुनी जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर होगा और व्यक्ति कभी कभी अनियंत्रित व्यवहार करने लगता है, हिंसक व्यवहार करने लगता है। उसको पानी से क्या हो जाता है, डर लगने लगता है क्योंकि गला यहाँ पर मांसपेशियाँ अवरुद्ध हो जाती है, उसको किसी भी चीज़ को निगलने में परेशानी होने लगती है। और यह ज़्यादातर कुत्ता, गिलहरी, बंदर के काटने से जो है इन्फेक्शन होता है, रेबिडो वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है। तो हम जो है या तो रेबीज का टीका अपने जो है पालतू जानवर जो भी है उसको जो है लगा दें या हम भी जो है अगर कुत्ता काटे तो ऐसी स्थिति में रेबीज का सबसे पहले जो एंटी रेबीज इंजेक्शन का उपयोग करें। समय अवधि इसका होता है 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष के बाद भी यह रोग प्रकट हो सकता है। तो अब जब रोग प्रकट हो जाएगा तो उस समय हमें इसका उपचार नहीं करना है। जैसे ही कुत्ता काटता है तो उस स्थान को जो है सबसे पहले डिटर्जेंट या आयोडीन से जो उसको साफ सुथरा धो दें ताकि विषाणु हट जाए। उसको धोने के बाद हम जो एंटी रेबीज सुई जो इम्यूनोग्लोबुलिन रोग से बचाने के लिए प्रभावी सुई है इसका इंजेक्शन लेंगे ताकि जो है रेबिडो वायरस जो है अपना लक्षण प्रकट न कर पाए तो हम रेबीज से बच सकते हैं। उसके बाद बृहदिशा जिसे अक्सर पोलियो कहते हैं तो छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर पाया जाता था। अभी जो हमारा देश भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है क्योंकि कई साल तक लगातार जो है पोलियो निवारण अभियान चला जिसमें जो है बच्चों को 2 बूंद जो है दवा पिलाया जाता था। तो ये भी पोलियो वायरस के कारण ही होने वाला रोग है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है जिसमें ये कैसे फैलता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विष्ठा मतलब मलमूत्र या खाने के माध्यम से, जल के माध्यम से ये जो है व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसमें जो है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रवेश करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है और यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा यही पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो जिस भाग को ये क्षतिग्रस्त करेगा उधर के अंगों में पक्षाघात हो जाएगा। वो अंग जो है क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। शुरू में इसके लक्षण में क्या रहेगा कि कमजोरी रहेगी, बुखार आएगा, कपकपी होगी। उसके बाद जो है उस अंग जिधर पक्षाघात हो रहा है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती है, उल्टी होगा, गले में दर्द होगा। इसके उपचार के लिए स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल ग्रहण करना है। रोगी को फिजियोथेरेपी अर्थात जिस अंग पे जो पक्षाघात हुआ है, पोलियो हुआ है, वो अंग सूख रहा है, काम करना नहीं अच्छे से कर पा रहा है तो उसको फिजियोथेरेपी से उसको जो है एक्सरसाइज करके उस पर मलहम लगाकर उसको बार बार एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उन अंगों में रक्त का संचार सही हो और नर्वस सिस्टम अपना कार्य करना चालू कर दे, न्यूरॉन्स। वैसी स्थिति में कुछ रिकवर होता है। और सबसे बढ़िया इसका उपाय है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है ओपीवी का टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जो है इसको पिलाया जाता है ताकि पोलियो वायरस से लड़ने के उसमें इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए और लाइफ में कभी भी उसको पोलियो न हो। तो ये आज हम लोग पढ़े हम बीमार क्यों होते हैं, रोग के लक्षण, रोग के प्रकार, उसके बाद विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कई रोगों के बारे में पढ़े, कैसे होते हैं, उनका उपचार क्या है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। हमें आशा है कि आप इस वीडियो के द्वारा रोग के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें तथा हमारे अपेक्स स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।